नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी घटना के बारे में। एक ऐसी दुखद और निर्णायक घटना जिसने आप कह सकते हैं इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 13 अप्रैल 1919 ये तारीख भारतीय इतिहास में एक काले दिन के तौर पर जानी जाती है। एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये ब्रिटिश शासन की क्रूरता का एक खुला चेहरा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इस घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त के माहौल को समझना होगा। इसकी नींव रखी गई थी पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के पॉलिटिकल माहौल में। उस वक्त ब्रिटिश सरकार भारत में एक कानून लेकर आई जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अब इस कानून का सीधा साधा मकसद था किसी भी तरह के विरोध की आवाज को दबा देना और अपनी हुकूमत की पकड़ को और मजबूत करना। और ये कानून बहुत ही ज्यादा सख्त था। सोचिए, ये सरकार को इतनी ताकत देता था कि वो किसी को भी सिर्फ शक के बिना कोई केस चलाए जेल में डाल सकती थी। इतना ही नहीं, लोगों के इकट्ठा होने पर पब्लिक मीटिंग्स पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। अब जाहिर है इसी वजह से पंजाब में और पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। और इस सारे विरोध का जो सेंटर पॉइंट था वो था अमृतसर। तो चलिए अब कहानी को अमृतसर लेकर चलते हैं, जहां उस वक्त तनाव एकदम चरम पर था। अमृतसर में क्या हुआ कि वहां के दो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। जब उन्हें इस एक्ट का विरोध करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया तो बस लोगों का गुस्सा भड़क उठा और शहर का माहौल बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गया। और इसी बिगड़ते माहौल को संभालने के लिए या कहें कि काबू में करने के लिए एंट्री होती है इस कहानी के विलन की, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। उसे अमृतसर भेजा गया। और फिर आता है वो दिन, 13 अप्रैल 1919, एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दिन था बैसाखी का, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। चारों तरफ एक त्योहार का माहौल था और शायद इसी वजह से जो आगे होने वाला था वो और भी ज्यादा भयानक और दुखद बन गया। उस दिन जलियांवाला बाग में हजारों की भीड़ जमा थी। इसमें कौन लोग थे? इसमें थे बच्चे, औरतें, पूरे परिवार जो बस बैसाखी का मेला घूमने और त्योहार मनाने आए थे। और हाँ, इनके साथ ही कुछ लोग वो भी थे जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा करने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। अब देखिए, इस बाग की जो बनावट थी ना, वही अपने आप में एक ट्रैप थी, एक जाल। सोचिए, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हो और अंदर आने जाने के लिए बस एक पतला सा तंग सा रास्ता। शाम का वक्त था। जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है। सबसे पहला काम वो क्या करता है? वो बाहर निकलने के उस इकलौते रास्ते को ब्लॉक कर देता है और फिर बिना किसी वार्निंग के, बिना एक शब्द कहे उस निहत्थी भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। पूरे 10 मिनट, बस 10 मिनट तक लगातार अंधाधुंध गोलियां चलती रहीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, चीखे, चिल्लाए, लेकिन बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। अब देखिए, मरने वालों की संख्या पर भी कितना फर्क है। ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 379 लोग मारे गए, लेकिन जो भारतीय सोर्सेस थे उनका कहना था कि शहीद होने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। और ये जो आंकड़ों का इतना बड़ा फासला है ना, ये खुद ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय की कहानी कहता है। इस हत्याकांड के बाद पूरे देश में बस शोक और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। तो चलिए अब देखते हैं कि इस घटना के बाद क्या क्या हुआ। देखिए, इस एक घटना ने पूरे देश को अंदर से हिला दिया था। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अपना नाइटहुड का सम्मान तक लौटा दिया। लोगों का ब्रिटिश न्याय से जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया। और यहीं से महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने दुनिया को दिखाने के लिए एक जांच कमीशन बिठाया, जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। लेकिन हुआ क्या? जनरल डायर को कोई खास सजा मिली ही नहीं। और ये जो न्याय का दिखावा था ना, इसने लोगों के गुस्से को कम करने के बजाय और भी ज्यादा भड़का दिया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस एक घटना का भारत की आज़ादी की लड़ाई पर इतना गहरा और लंबा असर कैसे पड़ा? ये एक टर्निंग पॉइंट कैसे बन गया? असल में इस एक घटना ने आज़ादी की लड़ाई का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया।
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अब तक सिर्फ कुछ सुधारों की बात कर रही थी, अब उसका लक्ष्य साफ हो गया, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी। इसी हत्याकांड के जवाब में गांधी जी ने अपना पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। और सिर्फ यही नहीं, इस त्रासदी ने भगत सिंह जैसे न जाने कितने ही नौजवानों के दिलों में क्रांति की वो आग जलाई, जिन्हें लगने लगा था कि आज़ादी अब सिर्फ क्रांति से ही मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग में जो खून बहा, उसने आज़ादी की लौ को बुझाया नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी ज्वाला में बदल दिया जो और भी तेजी से भड़की। वो बलिदान बेकार नहीं गया। और ये घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कैसे इस तरह की ऐतिहासिक त्रासदियां किसी भी देश की पहचान को, उसके वजूद को और उसके आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल देती हैं।